इकाई 3 आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ 3.0 उद्देश्य। इस इकाई में आपको निम्न बातों से परिचित कराया जा रहा है। नंबर 1, विश्लेषण की आंशिक एवं व्यापक संतुलन विधियों में भेद। नंबर 2, आर्थिक सिद्धांतों तथा आर्थिक नियमों में भेद। नंबर 3, स्टॉक चर और प्रवाह चर में भेद। नंबर 4, जांच की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आर्थिक सिद्धांतों की रचना करना। 3.1 विषय प्रवेश। इस इकाई में हम आर्थिक विश्लेषण की विधियों की चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम पहले तो आंशिक और व्यापक संतुलन के बारे में बातचीत करेंगे। आंशिक संतुलन विधि में केवल एक बाजार के अपने संतुलन पर ही सारा ध्यान केंद्रित रहता है, मानो बाकी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व ही ना हो। दूसरी ओर व्यापक संतुलन अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों में एक साथ समन्वित रूप से संतुलन की प्राप्ति की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कराता है। अर्थशास्त्रियों को आवश्यकतानुसार दोनों ही विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। किसी समस्या को ठीक से समझने के लिए व्यापक संतुलन विधि से विश्लेषण आवश्यक होता है, तो किसी प्रश्न पर आंशिक विश्लेषण विधि से आवश्यक प्रकाश डाला जा सकता है। इस बारे में और विस्तार से हम भाग 3.2 में चर्चा करेंगे। हम विश्लेषण की विधियों के स्वरूप में एक अन्य दृष्टि से भी भेद करते हैं। कुछ विधियां एक स्थिति विशेष की जानकारी देती है, इन्हें स्थैतिक विधियां कहा जाता है। कुछ अन्य विधियां स्थितियों में परिवर्तन के अध्ययन में उपयोगी रहती हैं, उन्हें हम गत्यात्मक विश्लेषण विधियों का नाम देते हैं। आंशिक विश्लेषण की भांति ही स्थैतिक विश्लेषण अपेक्षाकृत आसान रहता है, जबकि व्यापक संतुलन तथा गत्यात्मक विश्लेषण में काफ़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। हम विश्लेषण विधियों की चर्चा का समापन आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण और उनकी सत्यता की जांच से करेंगे। आपको याद होगा कि हमने इकाई 1 में अर्थशास्त्र की परिभाषा विज्ञान के रूप में की थी। यहाँ हम आर्थिक सिद्धांतों की रचना तथा उनकी सत्यता की जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हम एक सिद्धांत तथा नियम का भेद भी समझाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या अर्थशास्त्र के सिद्धांत में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता? यहाँ इस बात पर ध्यान दिलाना आवश्यक हो जाता है कि किसी सिद्धांत की रचना के पीछे दो उद्देश्य होते हैं: वर्तमान घटनाक्रम की व्याख्या करना तथा भविष्य के घटनाक्रम का पूर्वानुमान लगाना। इस इकाई के अंत में हम स्टॉक चर तथा प्रवाह चर के बीच अंतर समझाएंगे। समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारा संबंध सामान्यतः प्रवाह चरों से ही पड़ता है, लेकिन बाजार दोनों प्रकार के चरों के ही होते हैं। 3.2 आंशिक एवं व्यापक संतुलन विश्लेषण। आंशिक संतुलन के विश्लेषण में हम शेष सारी अर्थव्यवस्था को अपरिवर्तनशील मानकर केवल एक बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम गेहूं के बाजार को भली प्रकार से समझना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था के अन्य बाजारों के विषय में सोचते तक नहीं। ऐसा विश्लेषण अन्य बातें स्थिर रहे की पूर्व धारणा पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में हम सारी अर्थव्यवस्था के अन्य सभी भागों का व्यवहार पूर्ववत मानते हुए केवल गेहूं के बाजार का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से यदि वस्त्र बाजार का विश्लेषण करेंगे तो स्थिर रहने वाली अन्य सभी चीज़ों में गेहूं का बाजार भी सम्मिलित हो जाएगा। इस प्रकार के अध्ययन में विभिन्न बाजारों के बीच अंतर संबंधों को अनदेखा कर दिया जाता है। दूसरी ओर व्यापक संतुलन विश्लेषण में हम अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों का एक साथ विश्लेषण करते हैं। यहाँ आधारभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक बात हर दूसरी बात पर आधारित है। अर्थव्यवस्था के सभी बाजार इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि एक बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव सारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन व्यापक संतुलन विधि से ही भली प्रकार संभव हो पाएगा। वास्तव में आंशिक और व्यापक विश्लेषण विधियां अर्थव्यवस्था की ओर देखने के दो दृष्टिकोण हैं। जब हमारा उद्देश्य किसी विशेष बाजार या क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो आंशिक विश्लेषण विधि का प्रयोग उचित रहता है। आंशिक संतुलन का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम यह मानकर चले कि बाजार अपने आप में संपूर्ण है या इसका अन्य बाजारों से कोई संबंध नहीं है, अथवा शेष अर्थव्यवस्था की तुलना में यह बहुत ही छोटा सा बाजार है, या फिर इस बाजार का बाकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव न के बराबर होता है। आंशिक विश्लेषण में किसी भी समस्या को समझना बहुत सहज हो जाता है। व्यापक संतुलन विश्लेषण जटिल होता है क्योंकि
क्योंकि वास्तविकता जटिल होती है। इसे समझने के लिए कुछ न कुछ सरलीकरण अनिवार्य हो जाते हैं। आंशिक अध्ययन विधि एक ऐसा ही सरलीकरण है जिसमें प्रत्येक बाजार को अपने आप में अलग माना जाता है। आंशिक संतुलन विश्लेषण का विचार अल्फ्रेड मार्शल ने सुझाया था और उन्हीं ने अन्य बातें पूर्ववत रहने की मान्यता पर बल दिया था। इस पूर्व धारणा के कारण बाजार और शेष अर्थव्यवस्था के बीच के सभी संबंधों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम प्रत्येक बाजार को अन्य बाजारों से अलग मानकर यह दिखाते हैं कि मांग पूर्ति की शक्तियाँ किस प्रकार संतुलन, कीमत और मात्रा निर्धारित करती है। हालांकि एक बाजार का अन्य बाजारों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब अन्य बाजारों पर पड़ रहे ये प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो आंशिक संतुलन विश्लेषण उपयुक्त नहीं बैठता। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले अन्य प्रभावों को न लेकर आंशिक संतुलन विश्लेषण एक बाजार में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाता। बाजार प्रणाली के कार्य समझने के लिए आंशिक संतुलन विधि उसी दिशा में उपयुक्त रहती है जबकि एक बाजार के प्रभाव या तो बहुत मामूली हो या फिर शेष अर्थव्यवस्था से इसका कोई विशेष संबंध ना हो, अन्यथा व्यापक संतुलन विधि ही उपयुक्त रहती है। आंशिक संतुलन विश्लेषण उसी दशा में ठीक रहता है जबकि बाजारों की परस्पर निर्भरता या संबंधों की अनदेखी करे या फिर ये हो ही नहीं। लेकिन यदि ये संबंध और निर्भरताएं विद्यमान है और महत्वपूर्ण है तो इनकी अनदेखी करना गंभीर होगा, क्योंकि इससे भविष्य में होने वाली आर्थिक घटनाओं का अंदाजा ठीक नहीं लग पाएगा। ऐसी स्थिति में व्यापक संतुलन विश्लेषण ही ठीक रहता है। जहाँ किसी घटना के व्यापक प्रभावों की पहले से ही आशा हो तो वहाँ निश्चित रूप से व्यापक संतुलन विधि का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। 3.3 स्थैतिक और गत्यात्मक विश्लेषण। स्थैतिक और गत्यात्मक विधियां आर्थिक विश्लेषण की दो विधियां हैं। इनके बीच कई प्रकार से भेद किया जा सकता है। एक मत के अनुसार स्थैतिक विधि से संबंधित चर, कारण प्रभाव समय से जुड़े नहीं होते। जैसे बाजार का मांग पूर्ति प्रतिमान एक स्थैतिक प्रतिमान है। इस प्रतिमान में 3 संबंध है। मांग वस्तु की अपनी कीमत पर निर्भर रहती है, पूर्ति वस्तु की अपनी कीमत पर निर्भर करती है, संतुलन पर मांग तथा पूर्ति एक समान होते हैं। इन तीनों में समय का कोई स्थान नहीं है। इसी मत के अनुसार एक गत्यात्मक विश्लेषण वह होता है जिसमें मांग और पूर्ति के संबंध समय पर भी आश्रित हों। यदि हम मांग पूर्ति प्रतिमान को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत करें तो यह गत्यात्मक विश्लेषण का रूप ले लेता है। dt = F × PT, ST = G × PT, dt = ST। यहाँ T समय की इकाई है। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का मत है कि केवल समय पर आश्रित होने से ही विश्लेषण गत्यात्मक नहीं हो जाता। समय पर आश्रित होने के साथ साथ इसमें समयपक्षता का होना भी आवश्यक है। अतः इस विचार के अनुसार एक गत्यात्मक प्रतिमान का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। dt = F × PT, ST = G × PT-1, dt = ST। मांग संबंध में किसी प्रकार की समय पक्षता नहीं है। टी समय की मांग तत्कालिक टी समय की कीमत पर निर्भर करती है, किंतु पूर्ति संबंध में समय पक्षता है। इसमें यह प्रतिमान गत्यात्मक बन जाता है। टी अवधि की पूर्ति पिछली अवधि T-1 की कीमत पर निर्भर है। T-1 अवधि में प्रचलित कीमत ने उत्पादकों को पूर्ति बढ़ाने या घटाने के जो संकेत दिए थे उनका पूरा प्रभाव वर्तमान अवधि टी में ही प्रकट होता है। टी अवधि में बाजार के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि टी अवधि की मांग टी अवधि की पूर्ति के समान हो। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यदि हम किसी एक वस्तु के बाजार के संतुलन को ही देखना चाहते हैं तो हमें स्थैतिक विधि का ही प्रयोग करना होगा। संतुलन एक स्थैतिक अवधारणा है। यह बाजार की ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। इसके विपरीत असंतुलन का विश्लेषण निश्चित रूप से गत्यात्मक विश्लेषण है। यह बाजार की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें बाजार विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा संतुलन की ओर पुनः स्थापित होता है। इसमें हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि बाजार की समय के साथ साथ बाजार में समंजन किस प्रकार हो रहा है। एक स्थैतिक स्थिति में हम यह मानकर चलते हैं कि बाजार में समंजन तुरंत हो जाता है और संतुलन या असंतुलन की स्थिति बिना कोई समय खोए प्राप्त हो जाती है। स्थैतिक विश्लेषण में इस बात से कोई
मतलब नहीं होता कि असंतुलन की स्थिति में आर्थिक एजेंट किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यहीं से गत्यात्मक विश्लेषण की भूमिका शुरू होती है। कई बार हम बैठजात शक्तियों में परिवर्तन से पहले और बाद के संतुलनों की तुलना करते हैं। इस विधि को तुलनात्मक स्थैतिक विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मांग में विधि का कारों की कीमतों पर प्रभाव जानना हो तो हम दो संतुलन अवस्थाओं मांग में वृद्धि से पूर्व और इसके पश्चात की तुलना कर सकते हैं। इन दोनों संतुलन व्यवस्थाओं के बीच में क्या कुछ घटित हुआ, इस विषय में स्थैतिक विश्लेषण हमें कोई जानकारी नहीं देता, किंतु गत्यात्मक विश्लेषण की विधि हमें एक संतुलन अवस्था से दूसरी संतुलन अवस्था तक बाजार की स्थिति पर पूरा ज्ञान कराती है। 3.4 आर्थिक सिद्धांत की रचना एवं सत्यता की जांच। एक आर्थिक सिद्धांत की रचना में निम्नलिखित चरण लिए जाते हैं। नंबर 1, जिस आर्थिक व्यवहार की रचना हम करना चाहते हैं उसके बारे में हम पहले एक परिकल्पना करते हैं। यह परिकल्पना जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं उस पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाय की बाजार कीमत और उसकी मांग के संबंध की जांच करना चाहते हैं तो यह परिकल्पना कर सकते हैं कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। नंबर 2, परिकल्पना में निहित संबंधों के बारे में एक आर्थिक मॉडल यानी सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इसमें कारण प्रभाव संबंध विकसित करने के लिए निगमन तर्क का सहारा लेते हैं। इसमें यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा में निहित संबंधों की व्याख्या की जाती है। ऐसे सिद्धांत को विकसित करने में हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वास्तविकता तो बहुत ही जटिल होती है। वास्तविक व्यवहार को समझाने के लिए सरलीकरण करना पड़ता है। अनावश्यक बातों को छोड़कर केवल आवश्यक बातों को ही शामिल किया जाता है। ऐसा मॉडल को सीमा में रखने के लिए भी करना पड़ता है। ऐसा एक मॉडल यानी प्रतिमान मांग का गणन उपयोगिता सिद्धांत है। नंबर 3, अगले चरण में प्रतिमान को परिकल्पना पर लागू कर विचाराधीन अध्ययन के विषय में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर, गणन में हमें यह पता चलता है कि अगर उपभोक्ता ज़्यादा मात्रा में उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। अतः यदि कीमत कम नहीं की जाएगी तो उपभोक्ता अधिक मात्रा की मांग करेगा ही नहीं, क्योंकि सिद्धांत में यह निहित है कि कीमत सीमांत उपयोगिता को दिखाती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कीमत कम होने पर उपभोक्ता वस्तु की ज़्यादा मात्रा की मांग करता है। पहले चरण में यही तो हमारी परिकल्पना थी। नंबर 4, अंतिम चरण में प्रतिमान से निकाले गए निष्कर्षों और आंकड़ों की कसौटी पर परखा जाता है। दूसरे शब्दों में, इन निष्कर्षों का वास्तविकता से मिलान किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर किसी सिद्धांत की परख के लिए हमें सांख्यिकीय अथवा अर्थमिति की विधियों का प्रयोग कर यह देखना पड़ता है कि क्या आंकड़े हमारे सिद्धांत द्वारा दर्शाए गए संबंधों की पुष्टि करते हैं। यदि ये आंकड़े पुष्टि करते हैं तो सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं। यदि हमारे निष्कर्ष आंकड़ों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते तो हम उस सिद्धांत को पूरी तरह रद्द कर देते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन कर दोबारा उसकी सत्यता जांच की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहरानी पड़ती है जब तक हम किसी ऐसे सिद्धांत पर ना पहुंच जाए जिसके निष्कर्ष वास्तविक आंकड़ों से मेल खाते हों। 3.5 आर्थिक सिद्धांत और आर्थिक नियम। एक प्रतिमान में विभिन्न आर्थिक चरों के बीच संबंधों का वर्णन किया जाता है। जब एक परिकल्पना की सफलतापूर्वक जांच हो जाती है तो यह सिद्धांत का रूप ले लेती है। किसी भी सिद्धांत के दो उद्देश्य होते हैं, व्याख्या करना और पूर्वानुमान लगाने में सहायक होना। एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत जो समान परिस्थितियों में खरा उतरे एक आर्थिक नियम कहलाता है। मांग का नियम ऐसा ही एक उदाहरण है। 3.6 स्टॉक चर तथा प्रवाह चर। अर्थशास्त्र में हम दो प्रकार के चरों का प्रयोग करते हैं, स्टॉक चर तथा प्रवाह चर। जिसमें भी परिवर्तन होता है वह एक चर कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम कीमत, मांग, पूर्ति, आय, निवेश, निर्यात, आयात, रोजगार, उत्पादन लागत, लाभ आदि सभी चर हैं। पर इन चरों में उतार चढ़ाव का पता तो तभी चलेगा जब इनका संबंध अवधि से जोड़ा जाएगा। यह अवधि एक दिन, एक सप्ताह, महीना या वर्ष आदि कुछ भी हो सकती है। स्टॉक चर तथा प्रवाह चर दोनों एक निश्चित समय से बंधे हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रवाह चर में समय अवधि तथा समय बिंदु दोनों होते हैं, जबकि स्टॉक चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है।
उदाहरण के लिए पूंजी एक स्टॉक चर है क्योंकि इसकी कोई समय अवधि नहीं है बल्कि केवल एक समय बिंदु है, जैसे कि 1 जनवरी 1996 को पूंजी का स्टॉक। दूसरी ओर निवेश एक प्रवाह है क्योंकि इसको समय की एक इकाई में व्यक्त किया जाता है, जैसे 10% प्रति स्टॉक वर्ष। वो एक स्टॉक और प्रवाहों के बीच गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए दो समय बिंदुओं 1 जनवरी 1996 और 31 दिसंबर 1996 के बीच का अंतर 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 दिसंबर 1996 तक की अवधि का प्रवाह कहलाता है। ये प्रवाह की स्टॉक में वृद्धि लाते हैं या फिर इसे कम करते हैं। उदाहरणतः 31 दिसंबर 1996 को पूंजी भंडार, 1 जनवरी 1996 को पूंजी भंडार तथा 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 दिसंबर 1996 तक किए गए निवेश मूल्यह्रास घटाकर का योग होता है। स्टॉक तथा प्रवाह का महत्व इसमें भी है कि दोनों ही के लिए बाजार होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारा संबंध मुख्यतः प्रवाहों से ही रहता है। 3.7 सारांश। इस इकाई में भी हम अर्थशास्त्र के विश्लेषण पद्धति आदि से जुड़ी बातों पर ही चर्चा करते रहे हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मूलतः आंशिक विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अधिकांशतः व्यापक विश्लेषण विधि का। इन दोनों में भेद भी विस्तार से समझाया गया है। आंशिक विश्लेषण अन्य बातें स्थिर या पूर्ववत रहने की मान्यता पर आधारित रहता है, जबकि व्यापक संतुलन हर कुछ बाकी सब कुछ पर आधारित है। स्थैतिक और गत्यात्मक विश्लेषणों में अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि स्थैतिक समयहीन स्थिति के बारे में है, संतुलन विश्लेषण स्थैतिक है तो असंतुलन विश्लेषण गत्यात्मक। संतुलन की व्याख्या स्थैतिक है। इस इकाई में अंत में हमने एक आर्थिक सिद्धांत के रचने और उसकी सत्यता की जांच पर बातचीत की। लोयनेल रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा पर चर्चा करते समय इकाई 1 में भी इस विषय का जिक्र किया था। आर्थिक सिद्धांतों की रचना में हम निगमन तर्क की सहायता लेते हैं। आर्थिक सिद्धांतों के निष्कर्षों की सत्यता की परख अर्थमिति की वैज्ञानिक विधि द्वारा करना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि इस परख में 100% सफलता मिले ही। 3.8 शब्दावली। नंबर 1 आंशिक संतुलन। अन्य सभी बातों को अनदेखा करते हुए किसी एक बाजार के संतुलन का विश्लेषण। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न बाजारों के बीच अंतर संबंधों को ध्यान में नहीं रखा जाता। नंबर 2 आर्थिक नियम। ऐसे आर्थिक सिद्धांत को समान परिस्थितियों में सदा सही सिद्ध हो आर्थिक नियम कहलाते हैं। नंबर 3 आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक इकाइयों के बीच कारण प्रभाव संबंध को बताने वाला प्रतिमान। सत्यता की जांच की कसौटी पर खरी उतरी परिकल्पना सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। नंबर 4 गत्यात्मक। जब चर समय से जुड़े होते हैं, समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन आता है। नंबर 5 प्रवाह। प्रति इकाई समय के अनुसार व्यक्त चर। इसमें समय अवधि और समय बिंदु दोनों होते हैं। नंबर 6 व्यापक संतुलन। अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों का समन्वित संतुलन विश्लेषण की इस जटिल पद्धति में सभी बाजारों को परस्पर निर्भर और संबंधित माना जाता है। नंबर 7 संचय या स्टॉक। किसी विशेष समय बिंदु पर एक चर का मान। इसमें केवल समय बिंदु होता है। नंबर 8 स्थैतिक। एक समयहीन स्थिति का अध्ययन। यहाँ सभी चर समयहीन होते हैं।